वन पीस में इतनी सारी हिडन डिटेल्स हैं एंड जो भी चीजें कैरेक्टर्स बोलते हैं उनकी इतनी सारी डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि व्हाट इफ हम कुछ चीजों को जैसा समझ रहे हो वो उससे बिल्कुल अलग हो। नाउ दिस इज गोना बी अ रियली स्मॉल थियरी, लेकिन इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमें लगा कि इसको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थियरी ईमू, ब्लैक बियर्ड, व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट, रॉकस्टी ज़बैक एंड डेवी जोन्स को उनकी सिंबॉलिक वर्डिंग, इनहेरिटेड विल एंड वन पीस के वर्ड प्ले से कनेक्ट करती है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाइट बियर्ड्स डेविल फ्रूट। सुनकर वियर्ड लगा ना, कोई भी उस डेविल फ्रूट को किसी भी थियरी में ऐड ही नहीं करता है, बट ट्रस्ट अस कि इस स्टोरी में उस डेविल फ्रूट का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। एंड वो क्या है ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। पार्ट 1, इज ईमू लिटरली दी वर्ल्ड? तो लिटरली तो नहीं, लेकिन सिंबॉलिकली हाँ। ईमू को कभी डायरेक्टली तो दी वर्ल्ड नहीं बोला गया, लेकिन वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की टॉप पोजीशन पर बैठी है। आइलैंड्स को और लोगों को अपनी मर्जी से एग्जिस्टेंस से ही मिटा देती है, और इवन कभी कभी तो एक पूरी सेंचुरी को, वो एम्प्टी थ्रोन को कंट्रोल करती है, जिस पर बैठने का मतलब है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। ईमू को इनडायरेक्टली सही, लेकिन कई बार वर्ल्ड बोलकर रेफर किया गया है। रॉकस्टी ज़बैक अपने टाइम का इकलौता ऐसा इंसान जो ईमू के गार्डन में गया था, जिसने ईमू को देखा था और उसको धमकी देकर वहां से सक्सेसफुली एंड सेफली निकल भी गया था। जब उसने ईमू को मेंशन किया था तो फिर उसने भी अपने वर्ड्स बहुत केयरफुली चूज किए। उसने ईमू को डीमन, मॉन्स्टर या फिर ऐसा कुछ भी बोलकर मेंशन नहीं किया, बल्कि उसने बोला इफ आई हैड टू कॉल इट एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड। रॉक्स ने ईमू की पोजीशन देखी, ना कि सिर्फ रैंक हायरार्की में, बल्कि उसकी प्रेजेंस, पावर एंड अथॉरिटी ओवर लाइफ एंड डेथ पर। तो ईमू भले ही खुद प्लैनेट नहीं है, ईमू एब्सोल्युटली रिप्रेजेंट्स दिस करंट वर्ल्ड इटसेल्फ, इट्स बैलेंस, इट्स हिस्ट्री, इट्स फॉल्स पीस एंड इट्स ऑर्डर। अब यहाँ से मेन थियरी शुरू होती है। तो अब यहाँ पर ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि जब भी वन पीस में वर्ल्ड की बात होती है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईमू की ही बात हो रही होती है। सो नाउ लेट्स गो विद पार्ट 2, द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तुम्हें क्या लगता है कि जब हमें ये बताया गया था कि व्हाइट बियर्ड के पास पावर है टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड थ्रू गुरा गुरा नोमी, तो वो सिर्फ फिजिकल आइलैंड्स के डिस्ट्रक्शन की बात थी? नहीं, डेफिनेटली नॉट। इसको वर्ड प्ले में बहुत अच्छे से छुपाया गया ताकि ज्यादातर लोग इसको समझ ही ना पाए। सबको लगता है कि इसका मतलब है प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन या फिर मैसिव अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज, बट वन पीस लव्स layered meanings. What if destroying the world does not mean to destroy the planet, बल्कि destroying the world is a metaphor here which means to destroy the ruling system of this world, जिसका मतलब हुआ to destroy the ruling system of ईमू। In other words, ईमू की एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो कि हमें देखने को मिली है, जो वो डोमी रिवर्सी से दूसरों पर एस्टैब्लिश करती है, मे बी व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट उसे सरपास कर सकता है। हाउ? क्योंकि हमें अभी तक पता ही नहीं कि व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट एग्जैक्टली करता क्या है। हमने उससे देखा है कि व्हाइट बियर्ड ने आइलैंड्स टॉपल कर दिए, जो कि अर्थक्वेक से सेंस बनाता है, पर आखिर ओशन को इस फॉर्म में अर्थक्वेक कैसे ला सकता है? ओके, माना कि इतना तेज अर्थक्वेक था कि पानी उछला एंड ऑल, बट वो ऐसे ब्रेक होकर एक जगह कैसे रुक गया? एंड ये भी छोड़ो, इवन वियर्डर थिंग, उस डेविल फ्रूट से व्हाइट बियर्ड ने भला हवा कैसे ब्रेक कर दी? वो लिटरली एक ऐसी चीज ब्रेक कर रहा है जो कि अनब्रेकेबल है, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर इट कम्स इनटू प्ले। अगर ईमू वर्ल्ड ऑर्डर का एम्बॉडीमेंट है, देन गुरा गुरा नोमी वो एक पावर है जो कि इस ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली उसके पास पावर भी ऐसी है जिससे कि लोगों को ना चाहते हुए भी उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। एंड इवन जब रॉजर, रॉक्स, गार्प, व्हाइट बियर्ड, काइडो एंड बिग मॉम भी एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं, तो भी उसकी वुंड्स एकदम से हील हो जाती हैं। इन अदर वर्ड्स, दे कैन नॉट कीप हर ब्रोकन। लेकिन वो क्या चीज है जो कि अनब्रेकेबल चीज को भी तोड़ सकती है? That's गुरा गुरा नोमी। ईमू ने वॉइड सेंचुरी बनाई, लेकिन जब सभी कैरेक्टर्स ईमू के अगेंस्ट अपना मोस्ट पावरफुल अटैक यूज कर रहे थे, तब व्हाइट बियर्ड के मोस्ट पावरफुल अटैक का नाम क्या था? शैटरिंग वॉइड। पर अगर व्हाइट बियर्ड के पास वो पावर है जिससे कि वो ईमू को हरा सकता है, तो फिर वो आखिर ईमू को हरा क्यों नहीं पाया? बिकॉज Pops is just too soft. व्हाइट बियर्ड को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बोला गया था, लेकिन उसके बावजूद वो कभी भी अपना डेविल फ्रूट अवेकन नहीं कर पाया, क्योंकि वो कभी भी अपने डेविल फ्रूट के साथ रैम्पेज पर नहीं उतरा। He didn't use his fruit to its limits, क्योंकि वो करने का मतलब होता अपने आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना। एंड वहीं व्हाइट बियर्ड ईमू से हार गया। वो अपने फ्रूट को अवेकन नहीं कर पाया, इसीलिए उसका फ्रूट स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं बन पाया ईमू को हराने के लिए। ठीक जैसे लूफी भले ही फाइनल वॉर में गियर 1 से लेकर गियर 4 तक कितना भी उसे यूज कर ले, पर वो उससे कभी भी ईमू को नहीं हरा पाएगा। ईमू को हराने के लिए उसको अपने फ्रूट की अवेकन फॉर्म गियर 5 ही यूज करनी पड़ेगी। पर अब यहाँ पर आता है हमारा पार्ट 3, ब्लैक बियर्ड्स क्रुएलिटी। अब ये पार्ट इस थ्योरी को और भी ज्यादा प्रोमिनेंट कर देगा, क्योंकि आखिर ऐसा क्यों था कि ब्लैक बियर्ड सिर्फ व्हाइट बियर्ड के फ्रूट के पीछे ही गया। एट दिस पॉइंट वी नो कि ब्लैक बियर्ड को ईमू के बारे में पता है, एंड उसको ये भी पता है कि ईमू को किस तरह से हराया जाएगा। अब उसके बावजूद अगर वो व्हाइट बियर्ड के फ्रूट के पीछे जाता है, तो फिर उससे बड़ा प्रूफ आखिर क्या चाहिए कि व्हाइट बियर्ड का फ्रूट एक नेसेसिटी है ईमू को हराने के लिए। ब्लैक बियर्ड के पास ऑलरेडी एक ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि दूसरों को नलिफाई कर सकता है, एक ऐसी बॉडी जो कि इस दुनिया के रूल्स को ब्रेक करती है बाय कंज्यूमिंग मोर देन वन डेविल फ्रूट, एंड वो एंशिएंट
एंशिएंट एंड फोरबिडन नॉलेज जो कि अब शायद कुछ ही गिने चुने लोगों के पास होगी। पर ईमू को चैलेंज करने के लिए उसे एक और चीज की जरूरत थी, अ पावर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड इटसेल्फ, अ पावर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ईमू सामा इटसेल्फ। ब्लैकबियर्ड इस दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता जैसे व्हाइट बियर्ड करना चाहता था ताकि उसकी फैमिली सही सलामत रहे। ही वांट्स टू ब्रेक इट। एंड इफ तुमने नोटिस किया हो तो ब्लैकबियर्ड के पास अभी वो एग्जैक्ट चीज है जो कि इस वॉर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक स्वॉर्ड और एक शील्ड। डार्क फ्रूट जो कि उसकी शील्ड है, एक ऐसा फ्रूट जो कि उसे ईमू सामा के अटैक से बचा सकता है। एंड ट्रेमर फ्रूट है उसकी स्वॉर्ड, एक ऐसा फ्रूट जो कि ईमू को चोट पहुंचा सकता है। कोइंसिडेंस? ना, हमें नहीं लगता। एंड इसी के साथ हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर, रॉक्सटी ज़बैक्स नॉलेज ऑफ ट्रुथ। रॉक्स ने बोला था दैट ही वांटेड टू बिकम किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट लाइन इज इनक्रेडिबली सस्पिशियस। व्हाई एम टू रूल द वर्ल्ड unless you know someone else already does। रॉक्स को इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता था, पूरी हिस्ट्री, ईमू, वॉइड सेंचुरी, वॉर ऑफ गॉड्स, निका एंड एवरीथिंग। वही चीज उसने अपनी बीवी को बताई और उसके जाने के बाद उसकी बीवी ने ब्लैकबियर्ड को, गॉड वैली को हिस्ट्री से इरेज कर दिया गया एंड रॉक्स को भी हिस्ट्री से इरेज कर दिया गया। बट वॉइड सेंचुरी की नॉलेज कोजुकी क्लैन ने जिंदा रखी और गॉड वैली की ब्लैकबियर्ड और वहां के कुछ और सर्वाइवर्स ने। लेकिन बाकी के वर्ल्ड को ना वॉइड सेंचुरी के बारे में पता है और ना ही गॉड वैली का, बिकॉज द वर्ल्ड डजंट वांट देम टू नो। अब एज रॉक्स को ईमू के बारे में पता चल गया था तो फिर उसका किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने का एम्बिशन वाज़न्ट अ मैडनेस, इट वाज अ रिबेलियन। एंड एज ब्लैकबियर्ड भी उसी रॉक्स का बेटा है तो इट इजंट सम रैंडम एम्बिशन एनीमोर, इट्स एन इनहेरिटेड वॉर। नाउ पार्ट 5, डेविडी जोन्स। डेवी जोन्स एंशिएंट किंगडम का किंग था जिससे कि उसकी गद्दी ईमू ने छीन ली। आगे वॉर्स हुई, हिस्ट्री मिटाई गई, लेकिन डेवी जोन्स की ब्लड लाइन छुप कर ही सही मगर सर्वाइव की। अब हमने देखा कि रॉक को डेवी जोन्स और जॉय बॉय दोनों के बारे में पता था। अब एज जॉय बॉय व्हाइट सेंचुरी के बाद का फिगर है तो देयर आर न्यूमरस पीपल जिसको उसके बारे में पता है, लेकिन रॉक्स वो पहला इंसान था जिसने डेविडी जोन्स का नाम लिया, विच मीन्स रॉक्स को पता था कि किंग ऑफ द वर्ल्ड की पोजीशन पर ईमू नहीं बल्कि उससे होना चाहिए था। अगर डेवी जोन्स का डिसेंडेंट रॉक्स है और रॉक्स का ब्लैक बियर्ड, तो फिर ब्लैक बियर्ड कोई रैंडम पायरेट नहीं है। ही इज द accumulated enemy of the worlds, or you can say Emu's ancient enemy. Now, the fifth and final part, ब्लैकबियर्ड्स एक्चुअल रोल। वी डोंट थिंक कि ब्लैकबियर्ड का रोल ईमू को रिप्लेस करना है, वी बिलीव कि उसका रोल ईमू को डिस्ट्रॉय करना है। ठीक जैसे उसने मरीन फोर्ड में बोला था कि अब उसके पास पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत है, मतलब ईमू को डिस्ट्रॉय करने की। लूफी विल ब्रिंग फ्रीडम, होप एंड डॉन, व्हाइल ब्लैकबियर्ड विल ब्रिंग कोलैप्स, डार्कनेस एंड द एंड ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। जब ब्लैकबियर्ड अपना काम कर लेगा तब लूफी अपना काम शुरू करेगा टू ब्रिंग अ न्यू डॉन, एज ओनली वंस द ओल्ड वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड a new dawn can arrive। ये थियरी यहाँ पर खत्म होती है, पर यहाँ कुछ और पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि if तुम्हें याद हो तो डोफ्लेमिंगो ने बोला था कि उसे मरिजुआ के बारे में कुछ ऐसा पता है जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। एंड ईमू के अलावा ऐसा और क्या हो सकता है, विच इम्प्लाइज कि डोफ्लेमिंगो को समहाउ ईमू के बारे में पता है। एंड अब ये वाला पैनल देखो, यहाँ पर डोफ्लेमिंगो बोलता है दी वर्ल्ड नेवर गेट्स ओल्ड। पहले ग्लेंस में देखकर ऐसा लगता है कि वो बस न्यूज़पेपर में रीसेंट इंसिडेंट्स पढ़कर ये सब कुछ बोल रहा है, लेकिन अब ये पूरी थ्योरी जानने के बाद इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि वो भी यहाँ पर ईमू की ही बात कर रहा था, एज ईमू नेवर गेट्स ओल्ड एंड शी नेवर डाइज। पर वो यहाँ पर उसकी बात क्यों कर रहा था, खैर वो तो आगे देखकर ही पता चलेगा। ओके, वीडियो के बीच में तुम इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन लॉन्डो एक बड़ी ज्यादा खुशी की बात है, तुम मान सकते हो कि ये वाली थ्योरी 100% सच है। पूछो क्यों? तुम नहीं पूछ सकते, राइट? हाँ, तो इस वजह से, क्योंकि जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तब मैंने नीचे एक चीज नोटिस की, मैंने आई डोंट नो मैंने ये वाला पैनल पहले कैसे मिस कर दिया था स्क्रिप्ट लिखते वक्त, बट यहां पर डोफ्लेमिंगो साफ साफ बोलता है कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता था उस ट्रेजर की मदद से जो कि मरिजुआ का ट्रेजर था, ओनली इफ उसके पास लॉ का डेविल फ्रूट होता। और नीचे उसने एक और चीज बोली कि लॉ के डेविल फ्रूट के पास एक पावर है जिससे कि वो पर्सनैलिटी ट्रांसप्लांट कर सकता है। तो व्हाट इफ उसका पूरा प्लान ही ये था कि वो उस ट्रेजर के साथ यानी कि ईमू के साथ अपनी पर्सनैलिटी ट्रांसप्लांट करके फिर पूरी दुनिया को कंट्रोल करे। समझ रहे हो? तो या तुम ये वाली चीज मान सकते हो कि ये वाली थियरी 110% ट्रू है। वो मरिजुआ का ट्रेजर ईमू थी, डोफ्लेमिंगो का प्लान उसकी पर्सनैलिटी के साथ अपनी स्वैप करना था एंड पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करना था। सो दैट वाज ऑल, इट सॉल्व्ड। That's Anycast for you.
एंड वन लास्ट थिंग, अभी अगर तुमने लेटेस्ट चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें हेराल्ड को स्कॉपर एंड शैंक्स साथ मिलकर भी नहीं मार पाते हैं, लेकिन लोकी जिसने कि एल्बाफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट खाया था वो हेराल्ड को हरा देता है। पर इस पैनल में क्या तुमने कुछ इंटरेस्टिंग देखा? लोकी का जो भी डेविल फ्रूट है उसकी पावर व्हाइट बीयर्ड से कुछ हद तक सिमिलर है, एज वो भी हेराल्ड को लिटरली शैटर कर देता है, ठीक जैसे व्हाइट बीयर्ड के डेविल फ्रूट से होता है। अब ये भी एक प्रूफ है कि ईमू की पावर्स व्हाइट बीयर्ड के डेविल फ्रूट के सामने कमजोर है। एंड अगर तुम्हें जानना है कि लोकी इन सबसे कैसे कनेक्टेड है तो फिर हमारी ये वाली वीडियो जाकर देखो, इसमें हमने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया हुआ है। बाकी कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये वाली वीडियो कैसी लगी। हमारी लास्ट वीडियो बिल्कुल भी नहीं चली एज उस पर कमेंट्स बहुत ही ज्यादा कम थे, तो फिर प्लीज इस वाली वीडियो पे कमेंट कर देना एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम लोग चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय, लव यू ऑल, बाय।